नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इन्वायरमेंट के प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 2 में हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि रद्द कर दिया गया था, और साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं और आपको इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेना है। और साथ में आज आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप कल का और आज का जो इन्वायरमेंट का वीडियो है आप ज़रूर देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को आप अपने जहन में बिठा लीजिए और आपको कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आगे देखने को मिलेंगे और आपका एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो आगे स्टार्ट भी हो जाएगी। अभी ज़रूरी था, चूँकि इन्वायरमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए आपको कहीं अन्य स्रोत से जो है बड़ी दिक्कत होती है कि प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आपको इसी सीरीज़ के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करा दें नए सिरे से, और इसीलिए हमने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को लग रहा था कि जो है प्रश्न चैप्टर वाइज क्यों नहीं कराया जा रहा, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। इन्वायरमेंट का कोई अन्य स्रोत नहीं है, इसलिए जो स्रोत है हमारे पास जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हमें पहले करना ज़रूरी है, जिससे होगा क्या कि हमें एक लाइन में रहेंगे और जो भी हम आगे प्रश्न देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित भी होंगे। कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक वाइज जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने में फ़ायदा क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हमें जहन में आ जाते हैं, हमें मिल जाते हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपका टीआरई 2 और टीआरई 3 का ख़त्म हो जाएगा। 3 पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुल कराए जाएंगे। 15 मार्च का जो पेपर लीक हुआ था उसके भी प्रश्न यहाँ पर आपको कराए जाएंगे और टेस्ट के रूप में आप सभी अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को लेना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हमने जो आपको पीआरटी का टेस्ट कराया था, पीआरटी के टेस्ट में हमने आपको 4 टेस्ट कराए हैं और उन 4 टेस्ट में आपको कुल मिलाकर 60 प्रश्न हमने इन्वायरमेंट के कराए हैं, तो उनको भी हम इसी सीरीज़ में करा देंगे। एंड देन उसके बाद आपको हम चैप्टर वाइज, जैसा हमने आपको जो है इन्वायरमेंट की क्लास में चैप्टर वाइज जो पढ़ाया है वहाँ से भी हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको चैप्टर वाइज नहीं कराया जाएगा। हम आपके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चैप्टर वाइज हम आपका सभी का कराएंगे। और यही चीज़ आपका जो कल हमने क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल का एमसीक्यू आपको कराया था, तो आप सभी अभ्यर्थी इस चीज़ की गंभीरता को समझिए कि जो कल हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी कराया था उसको प्रीवियस ईयर वाला क्यों हमने कराया, क्योंकि वो 40 के 40 प्रश्न आपके क्लास 10th एनसीईआरटी से बीपीएससी द्वारा पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचेंगे चैप्टर वाइज, हमने कल भी बोला था कि चैप्टर वाइज उन प्रश्नों को भी हम आपको कराएंगे। अब जैसे आज क्लास 10th एनसीईआरटी का जो भूगोल के प्रश्न है चैप्टर वाइज आज हम आपको कराएंगे। तो आपका जो क्लास 10th एनसीईआरटी का जो भूगोल का चैप्टर वाइज जो प्रश्न है आज हम आपको शाम में कराएंगे 8 बजे। 5 बजे क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, तो शाम में 8 बजे आप सभी अभ्यर्थी रेडी रहिएगा। 8 बजे लाइव प्रीमियर होगा टेस्ट के रूप में, और क्लास 10th के एनसीईआरटी से जो प्रश्न होंगे, अब जो टेस्ट जो कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए वो दोबारा से नहीं कराएंगे, नए प्रश्न होंगे आपके क्लास 10th एनसीईआरटी से। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और हम आपके लिए जो है आपसे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि सोचते हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, जितने भी ज़रूरी प्रश्न आपके लिए हम आपके लिए करा दें। और थोड़ा सा आप सभी अभ्यर्थी धैर्य रखिए, सभी विषय का कराया जाएगा। एक साथ में सभी विषय का करा पाना भी संभव नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपका सभी सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, टीआरई 2 का प्रश्न है। टीआरई 2 के प्रश्न आएंगे कुछ यहाँ पर। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 2 में, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा। कमेंट कीजिएगा क्या राइट आंसर होगा 114 नंबर प्रश्न का। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य और मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों स्थित हैं गोवा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गोवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को, 22 फरवरी को या 22 मार्च को? क्या आंसर होगा? आसान प्रश्न है आपके लिए। तो विश्व जल दिवस वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है एक एक महीना जोड़ दीजिए, तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को,
और साथ में जैव विविधता दिवस कब हो जाएगा? 22 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस में चलता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो 121 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 22 मार्च। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? वन हॉर्न्ड राइनो का होम स्टेट कौन सा है? वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गुजरात है, केरल है, असम है। तो 122 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? और सभी अभ्यर्थी प्रश्नों की संख्या के साथ में ही कमेंट किया करें। तो 101 सींग युक्त गैंडा, वन हॉर्न राइनो की बात करें तो राइट आंसर आपका है असम। और असम में भी बात करें तो वन हॉर्न राइनो, एक सींग युक्त गैंडा जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है भारत में? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा संख्या में एक सींग युक्त गैंडा पाया जाता है असम में। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो फेमस है, गुजरात फेमस है एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर का जो एकमात्र घर है वो है गिर के नेशनल पार्क। तो गिर का जो राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में वो जो है आवास है किसका? तो गृह राज्य के लिए अगर पूछ लेगा कि एशियाई शेर का गृह राज्य क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं? तो ये आपका पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक हमने आपको एनसीईआरटी में पर आधारित इन्वायरमेंट की जो क्लास कराई थी वहाँ पर भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपका एक हिसाब से ये इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है, भूगोल का भी टॉपिक है, साथ में इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। क्या राइट आंसर होगा 125 नंबर प्रश्न का? तो जनसंख्या में परिवर्तन के जो 3 मुख्य कारक होते हैं वो होते हैं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। विवाह जो है प्रवास के अंतर्गत ही आ जाता है तो इसलिए आपको ये कंसीडर नहीं करना है। और जो 3 कारक माने गए हैं वो यही है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये 3 हैं जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 125 नंबर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिक अशांति, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तबाही यानी कि डिजास्टर या कैटेस्ट्रॉफ, पारिस्थितिकी क्षरण, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। क्या राइट आंसर होगा 126 में? तो मानव गतिविधियों के कारण जब पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो उसे हम इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहते हैं। यानी जब भी मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होगा तो उससे होगा क्या? पर्यावरण का नुकसान होगा, पारिस्थितिकी का क्या होगा? क्षरण होगा, नुकसान होगा। तो राइट आंसर आपका सी है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या पारिस्थितिकी क्षरण। 126 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? उबला हुआ तेल है, ठंडा तेल है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है। तो ऑयल स्लिक होता क्या है? तो ऑयल स्लिक कई बार समुद्र में जब जहाज जाते हैं तो जहाज में तेल लदा होता है, तेल के टैंकर्स होते हैं जहाज पर, कई बार रिसाव हो जाता है, लीकेज हो जाता है और समुद्र की सतह पर जो है तेल की पतली फिल्म फैल जाती है। जब लीकेज होता है ऑयल का तो पतली फिल्म फैल जाती है और उसी को हम बोलते हैं ऑयल स्लिक, तेल स्लिक। तो ऑयल स्लिक या तेल स्लिक जो है पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तो 128 में राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है लाल पांडा, ऑप्शन बी है विशालकाय पांडा, ऑप्शन सी है बाघ या टाइगर। क्या राइट आंसर होगा 129 नंबर प्रश्न का? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो पशु चिन्ह इनका जो है वो है विशालकाय पांडा। तो 129 में राइट आंसर हो जाएगा विशालकाय पांडा, जिसको हम जायंट पांडा कहते हैं। आप WWF की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे ही आपको जो है जायंट पांडा का चित्र मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक बार साइट जरूर विजिट कर लीजिएगा। और इसके अलावा WWF से रिलेटेड जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है WWF का? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। तो ग्लांड, स्विट्जरलैंड में आप याद रखिएगा।
हेडक्वार्टर है। और आपको जब भी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, मुख्यालय जब भी पूछा जाता है, तो आपको शहर भी दिया जा सकता है, साथ में देश भी दिया जा सकता है। तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है WWF का। इसके अलावा WWF के द्वारा एक महत्वपूर्ण कैंपेन कराया जाता है हर साल, जिसको हम बोलते हैं अर्थ आवर के नाम से। तो अर्थ आवर जो है 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, 8:30 बजे से रात में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट वगैरह बंद कर दी जाती है। और अर्थ आवर की जो कैंपेनिंग वो कराता कौन है, तो अर्थ आवर को कराता है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और WWF जो है अर्थ आवर 2025 में किस डेट को कराया है, तो 22 मार्च 2025 को। तो ये आपका करंट अफेयर का भी सवाल है। 22 मार्च 2025 को अर्थ आवर जो है वो आयोजित किया गया था WWF के द्वारा। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर? क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा। 131 नंबर प्रश्न का। तो ओजोन छिद्र की अगर हम बात करें, तो ओजोन छिद्र को जो है खोज कब किया गया था, तो 1985 में। और इसकी जो खोज की गई थी वो अंटार्कटिक में की गई थी, अंटार्कटिका में किया गया था। और अंटार्कटिक आपका पड़ता कहाँ है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पे पड़ता है। और अंटार्कटिक चूंकि साउथ पोल पे पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, तो इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ होगा, दक्षिणी ध्रुव पर। चूंकि विकल्प में दिया नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 131 नंबर प्रश्न में नन ऑफ दीज है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, तो मेटल पॉल्यूटेंट क्या होता है ऑटोमोबाइल निकास में, एग्जास्ट में? पारा होता है, मरकरी, या कैडमियम, या सीसा? क्या राइट आंसर होगा 133 नंबर प्रश्न का, कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो ऑटोमोबाइल निकास या ऑटोमोबाइल एग्जास्ट में जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है वो होता है लेड, जिसको सीसा बोलते हैं। तो लेड या सीसा जो होता है ये आपका सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक माना जाता है। तो 133 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक चिपको मूवमेंट से रिलेटेड लिखी गई है, ए पीपल्स हिस्ट्री के नाम से, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। ये आपका TRE 2 में पूछा गया सवाल है। शेखर पाठक जी हैं, शेखर जोशी हैं, या शेखर पांडे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा 73 नंबर प्रश्न का। तो 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो शेखर पाठक जी की ये पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। और चूंकि चिपको मूवमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और चिपको मूवमेंट की बात करें तो 1973 में उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था, तो 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखनी है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस संस्था ने किया था, अगर आपसे ये पूछेगा तो आंसर हो जाएगा DGSM। याद रखिएगा इनका पूरा नाम, दसोली ग्राम स्वराज मंडल। तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल नोट कर लीजिएगा आप। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चिपको आंदोलन से संबंधित थी, तो DGSM है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल। दसोली ग्राम स्वराज मंडल चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। और इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था TRE 2 में, विश्व ब्रेल लिपि दिवस, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? तो 74 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 4 जनवरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 जनवरी, सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो साबुन और डिटर्जेंट स्रोत होते हैं कार्बनिक प्रदूषण के, और इसमें आपको बताना है उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, या सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या राइट आंसर होगा 132 नंबर प्रश्न का, कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा फैटी एसिड भी ध्यान रखिएगा, फैटी अम्ल जो होता है, तो ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन और फैटी अम्ल, ये उदाहरण है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के या ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के साबुन और डिटर्जेंट के स्रोत में। तो साबुन और डिटर्जेंट जो स्रोत होते हैं कार्बनिक प्रदूषण के, उदाहरण आपके इसमें सभी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न 15 मार्च का जो पेपर हुआ था वो प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 15 मार्च का पेपर रद्द कर दिया गया था, और 15 मार्च का जो पेपर है
इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर, बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक इंतज़ार है बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी का। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो अगस्त में पेपर होने वाला था टीआरई 4 का, लेकिन टीआरई 3 का, लेकिन वो 15 मार्च को हुआ, फिर आगे चलकर पेपर रद्द भी हुआ, फिर डेट एक्सटेंड होता रहा और देखिए अगली भर्ती आते आते कितना लेट कर दिया गया। तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, संख्या जरूर आप लिख दीजिएगा। तो वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो ये राइट आंसर आपका बी 21%। वायु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वायु में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 78% है। और दूसरे नंबर पर जो है वायु में ऑक्सीजन है 21%, 0.93% किसका है, तो ये आपका आर्गन का है। और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी है 21% का। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, पादप वृद्धि से, फसल वृद्धि से या जनसंख्या वृद्धि से। तो आप सोचिए कि अगर पादप में वृद्धि होती है, प्लांट्स का ग्रोथ होता है, प्लांट्स अगर ज़्यादा लगेंगे तो पर्यावरण के लिए खतरा होगा, बिल्कुल नहीं खतरा होगा। अगर फसल वृद्धि होती है तो फसल वृद्धि होती है तो ये कोई डायरेक्टली पर्यावरण के लिए खतरा नहीं माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फसलों में जिससे जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की घटनाएं भी होती हैं फसल वृद्धि से, फसलों से। तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा होगा, अल्टीमेटली पर्यावरण से खतरा होगा जनसंख्या वृद्धि को। बहुत ज़्यादा जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसका जो लोड जाता है किस पर जाता है, पर्यावरण पर जाता है। तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि पर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 सितंबर 2016 को। क्या राइट आंसर होगा 64 नंबर प्रश्न का। तो स्वच्छ भारत मिशन ये आपका आया था 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में। अगला प्रश्न आपका है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ये प्रश्न आपका रिपीट होता रहता है और इन्वायरमेंट में भी, पर्यावरण में भी आप जो है ऊर्जा से संबंधित जो सोर्सेस हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है या बायोगैस है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, सबसे पहली चीज़ तो आप परंपरागत स्रोत अगर आपको पता है, परंपरागत स्रोत अगर आपको पता है तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, तो ये है कोयला, 3 हैं आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जिनको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, गैर परंपरागत स्रोत में। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आपका ए, बी, सी तीनों हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा भी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा भी हो जाएगा, बायोगैस भी हो जाएगा। राइट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। जब आपको पहले हमने जो है टीआरई 3 से पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो वहाँ पर हमने जो है एक ही आंसर बताया था, लेकिन इस प्रश्न में उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, 66 नंबर प्रश्न का जो सबसे सही आंसर वो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कभी भी आपको हमारे किसी वीडियो में दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले एक बार आप कमेंट में पिन भी कर देते हैं, कई बार अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाता है। अब तो नहीं होता है, पहले हो जाते थे, आज से 1 साल पहले हो जाते थे, अब बहुत रेयरली कोई मिस्टेक होता है। अगर कुछ होता है तो हम आपको कमेंट कर देते हैं या पीडीएफ में भी हम आपको संशोधित कर देते हैं। तो जो आपको पीडीएफ दी जाती है उसमें भी हम संशोधित कर देते हैं। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो जनसंख्या आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाया आपको। तो आपको बताना है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो। तो जन्म दर और मृत्यु दर जब समान होगा तो जनसंख्या घटेगी नहीं, वहीं पर रहेगी। मान लीजिए जनसंख्या 100 थी किसी इलाके की, जन्म दर और मृत्यु दर समान है, यानी कि 10 लोग पैदा हुए तो 10 लोग मर भी गए,
तो 10-10 कैंसिल आउट ही कर गया, तो 100 ही बचे, 100 थे 100 ही रहे, यानी जनसंख्या रुक जाएगी। जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक हो। मान लीजिए कि जन्म दर अगर कम हो, मृत्यु दर अगर अधिक होगा। मान लीजिए कि जन्म दर कम हो, 10 लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन मरने की जो संख्या वो 20 है, तो ओवरऑल ये 10 माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, 20 लोग पैदा हो रहे हैं, 10 लोग मर रहे हैं, तो ओवरऑल जनसंख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा कब, तीसरे केस में। जनसंख्या घटेगा कब, ये दूसरे वाले केस में। तो जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और साथ में मृत्यु दर अधिक हो। तो राइट आंसर बी है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो पीलिया रोग, जिसको जांडिस कहते हैं, तो जांडिस या पीलिया रोग किसके प्रदूषण से फैल सकता है, वायु के प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से या तापीय प्रदूषण से। 68 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो पीलिया का जो प्रदूषण होता है, जांडिस जो होता है, ये किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर से, दूषित पानी से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है, तो इसलिए हम जल प्रदूषण के अंतर्गत जो है पीलिया रोग को रख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है 68 नंबर प्रश्न का। और यहाँ पर आपको जांडिस या पीलिया से रिलेटेड आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है। तो जांडिस या पीलिया जो होता है, ये होता किसके कारण है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रक्त में या रक्त ऊतक में, ब्लड टिश्यू में, रक्त या रक्त ऊतकों में, ब्लड या ब्लड टिश्यूज़ में बिलीरुबिन के जमा होने के कारण। तो बिलीरुबिन, ये आप नोट कर लीजिएगा, रक्त या रक्त ऊतकों में बिलीरुबिन के जमा होने के कारण होता है जॉन्डिस या पीलिया। और इसका वैसे कारण क्या है, तो दूषित पानी का सेवन, तो कंटामिनेटेड वाटर के सेवन से जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है। और ये होता एग्जैक्टली क्यों है, तो बिलीरुबिन जमा हो जाता है हमारे रक्त या रक्त ऊतकों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 4 जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट का भारत भाग है। एक एक करके देखेंगे। राइट आंसर क्या होगा 69 नंबर प्रश्न का, पश्चिमी घाट, अरावली या नंदा देवी। तो भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट्स ये जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। भारत अगर बात करें तो भारत कुल मिलाकर 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। हिमालय जो है वो आता है जैव विविधता हॉट स्पॉट में, और हिमालय में भी पश्चिमी हिमालय आप समझ सकते हैं, और हिमालय में पश्चिमी हिमालय, और उसके बाद है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा वाला जो पार्ट है, इंडो बर्मा में जो पूर्वी जो हिमालय के जो है पूर्वी भाग है वो आते हैं, पूर्वी हिमालय के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले जो हिमालय के भाग हैं वो इंडो बर्मा के अंतर्गत आते हैं। साथ में अंडमान भी इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है पश्चिमी घाट, और चौथा आपका है सुंडालैंड। सुंडालैंड के अंतर्गत क्या आता है, तो सुंडालैंड के अंतर्गत आता है निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप जो है ये सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। अंडमान इंडो बर्मा के अंतर्गत आता है। तो हिमालय में पश्चिम हिमालय जो है ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है, और इंडो बर्मा है, फिर पश्चिमी घाट है, सुंडालैंड है, जिसके अंतर्गत निकोबार द्वीप आता है। तो ये 4 हॉट स्पॉट्स आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको जैव विविधता शब्द से रिलेटेड 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट का शब्द किसने जो है कॉइन किया था, तो जैव विविधता शब्द हॉट स्पॉट शब्द दिया था नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने। अगर आपसे पूछेगा कि जैव विविधता शब्द किसने दिया है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द केवल किसने दिया, तो जब आपसे जैव विविधता शब्द पूछेगा तो ये दिया है वाल्टर जी रोसन ने। वाल्टर जी रोसन ने जैव विविधता शब्द कॉइन किया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है। जैविक ऑक्सीजन की मांग बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, और इसकी जो उच्च मात्रा होती है वो क्या इंगित करती है। ऑप्शन ए आपके सामने, पानी बहुत प्रदूषित है। ऑप्शन बी है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, पानी प्रदूषित है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या राइट आंसर होगा, तो बीओडी की जो उच्च मात्रा होती है, बीओडी की उच्च मात्रा किसी जल निकाय में बीओडी की जो उच्च मात्रा होती है वो इंगित करती है कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है।
तो पानी बहुत प्रदूषित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 70 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, पानी बहुत प्रदूषित है। तो बीओडी की उच्च मात्रा जो इंगित करती है ये प्रदूषण को दिखाती है किसी जल निकाय में। राइट आंसर 70 नंबर प्रश्न का ए है और ये एग्जैक्टली माइक्रोबियल पॉल्यूशन को दिखाता है। माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव की वजह से जो प्रदूषण होता है, तो माइक्रोबियल पॉल्यूशन को ये दिखाता है। और बीओडी की जो उच्च मात्रा है यह इंगित करती है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मल के द्वारा प्रदूषित पानियों में मछलियों की मृत्यु होती है। तो मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है रोगजनकों के द्वारा, पैथोजेंस के द्वारा, ऑक्सीजन की कमी से, गल फेफड़ों के बंद होने से। तो गलफड़ों के बंद होने से यानी गिल्स के क्लोज होने से। तो मल के द्वारा जो प्रदूषित पानी होता है उससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या होता है कि जो मल के द्वारा प्रदूषित पानी होता है ये क्या करता है, तो जल निकाय में डाले जाने वाला जो वाहित मल होता है इसके कारण मछलियाँ मर भी जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, यह जो है जो मल में प्रदूषित पानी होता है ये करता क्या है, तो घुलित ऑक्सीजन के लिए मछलियों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर देता है। घुलित ऑक्सीजन के लिए मछलियों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर देता है। और मछलियों में जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मछलियां मरने लगती हैं। तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा और एग्जैक्ट आंसर आपका होगा घुलित ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका यहाँ पर हो सकता था घुलित ऑक्सीजन। तो एग्जैक्ट आंसर आपका घुलित ऑक्सीजन की कमी से है। और घुलित ऑक्सीजन की कमी के लिए मछलियों में प्रतिस्पर्धा होती है जब भी मल के द्वारा प्रदूषित पानी जाता है। तो राइट आंसर आपका बी है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? पॉल्यूशन के द्वारा होने वाला डिसऑर्डर कौन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए है फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी है न्यूमोकोनियोसिस, ऑप्शन सी है कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी बोलते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो प्रदूषण जनित विकार की बात करें तो राइट आंसर आपका है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस की बात करें तो यह प्रदूषण जनित विकार है, पॉल्यूशन के द्वारा होने वाला डिसऑर्डर है। और फ्लोरोसिस आपका राइट आंसर है। न्यूमोकोनिसिस क्या है, तो न्यूमोकोनिसिस को हम बोलते हैं काले फेफड़ों की बीमारी। काले फेफड़ों की बीमारी, काले फेफड़ों की बीमारी बोलते हैं, ब्लैक लंग डिसीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस को? ब्लैक लंग डिसीज़। तो ब्लैक लंग डिसीज़ होते हैं, काले फेफड़ों की बीमारी बोलते हैं। और ये किस में होता है, तो ये होता है कोयले के खदान में काम करने वाले श्रमिकों में। तो कोयले के खदान में या कोयले की खान में जो श्रमिक होते हैं उन्हीं में ये पाया जाता है। और होता क्यों है, तो जो कोयले का जो धूल होता है, जब वो इनहेल करते रहते हैं कोयले के श्रमिक, तो उनमें ये न्यूमोकोनियोसिस नाम का विकार होता है, डिसऑर्डर होता है। सांस लेने में दिक्कत वगैरह होने लगती है। और यह जो है इसको हम क्या मानते हैं, तो व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी भी कहते हैं। व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी भी कहते हैं, व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी भी कहते हैं। और इसको हम प्रदूषण जनित विकार नहीं मानते हैं न्यूमोकोनियोसिस को। तो व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी हम इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ या ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी न्यूमोकोनियोसिस को बोलते हैं। कुष्ठ रोग लेप्रोसी होता है। तो लेप्रोसी किसके कारण होता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है जिसको लेप्रोसी बोलते हैं। और कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो राइट आंसर आपका फ्लोरोसिस हो जाएगा। और फ्लोरोसिस जो है सिंपली फ्लोरीन का प्रदूषण आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, आप सिंपल में समझिए प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी? समुद्र के क्षेत्र में। प्रवाल भित्तियाँ ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं? समुद्र के किनारे। अब चूंकि जो है हिमालय क्षेत्र की आप बात करेंगे तो समुद्र के किनारे तो स्थित नहीं है, काट दीजिए। उत्तर प्रदेश भी समुद्र के किनारे कहीं स्थित है? नहीं स्थित है, तट पे नहीं स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट वाला राज्य है और तट वाले राज्य में जो है बात करेंगे तो हम प्रवाल भित्तियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं सामान्यतः। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है तो आप नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कहाँ पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार वाले क्षेत्र में। तो गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में। गुजरात में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी में या गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात में पाए जाते हैं।
कोरल रीफ्स। इसके अलावा बात करें तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप में कोरल रीफ का जो प्रकार पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एटॉल, एटॉल बोलते हैं। और जो लक्षद्वीप है ये एटॉल से बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप एटॉल टाइप का कोरल रीफ्स होता है, उससे ये बना हुआ है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में निर्माण होता है। और कैसे होता है, तो प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से। तो प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। विकल्प आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या HF, तो ये तीनों ही उदाहरण यहाँ पे आपके हैं प्राथमिक प्रदूषक के। तो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण और कौन से हैं, तो CO2, SO2, NO2। CO2, SO2, NO2 जो अम्लीय वर्षा के प्रदूषक माने जाते हैं, तो CO2, SO2, NO2 ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत। कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत। HF जो होता है ये भी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, ये भी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। तो 114 नंबर प्रश्न में द्वितीयक प्रदूषक पूछा तो कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, आपके 114 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे हम क्या बोलते हैं। पशुजन्य बीमारी जिसको हम जूनोटिक डिसीज बोलते हैं, जन्मजात बीमारी या संक्रामक बीमारी। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से, नॉन ह्यूमन का मतलब है कोई जानवर हो गया जो कि ह्यूमन नहीं है, तो कोई जानवर से जब किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे हम कौन सी बीमारी बोलते हैं, तो पशुजन्य बीमारी, जूनोटिक डिसीज। तो राइट आंसर है पशुजन्य बीमारी। और यहाँ पर आपका संक्रामक बीमारी क्यों नहीं होगा, संक्रामक प्रकृति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई बीमारी किसी जानवर से किसी इंसान में पहुँच रही है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी का नाम है पशुजन्य बीमारी, जूनोटिक डिसीज। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए होगा, सी नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजीवीय कारक नहीं है। अजीवीय कारक, इसका मतलब है दो प्रकार के फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है, अजैविक कारक या अजैवीय कारक। तो अजैविक या अजैवीय बोलिए, तो और ये जैविक कारक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, इसका मतलब आपको जैविक कारक खोजना है, बायोटिक फैक्टर्स खोजना है। आर्द्रता है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और उन्नतांश है जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, और जंतु बोलते हैं। अजीवीय कारक नहीं है यानी कि जैविक कारक खोजना है। जैविक कारक का मतलब हो गया कि जिसमें जान होगा, जिसमें जीवन होगा, जिसमें जान होगा। जान किस में होगा, आर्द्रता में, उन्नतांश में या जंतु में। तो आप कहेंगे जंतु में जीवन होता है, जान होता है, लाइफ होता है। तो राइट आंसर आपका बायोटिक फैक्टर में जैविक कारक में हो जाएगा जंतु। तो आपसे यहाँ पर अजीवीय कारक नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्द्रता, उन्नतांश ये सब उदाहरण किसके हैं, ये अजीवीय कारक के उदाहरण हैं। और जैविक कारक में अगर हम बात करते हैं तो जैविक कारक में आपका जो पूरा फूड चेन है वो आ जाता है। जैविक कारक में, बायोटिक फैक्टर में आपका पूरा फूड चेन आ जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, प्राथमिक उत्पादक आते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पौधे हो गए, तो ये जैविक कारक हैं। इसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो सारे उपभोक्ता उत्पादक की सभी किस में आ जाते हैं, जैविक कारक में आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। एयर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होता है फूलों पर पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है, तनों पर पाया जाता है, या एक से अधिक पर पाया जाता है। क्या राइट आंसर होगा 118 नंबर प्रश्न का। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो किस पर पाया जाता है, तो वो दिखता है पत्तियों पर, लीव्स पर। तो राइट आंसर यहाँ पर 118 नंबर प्रश्न का है बी, लीव्स। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो सब जो है मुख्यतः किस पर पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है, लीव्स पर पाया जाता है। राइट आंसर बी है 118 नंबर प्रश्न का। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। अब यहाँ से प्रश्न आपके TRE 3 जो है री एग्जाम के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, होल इकोसिस्टम को, या केवल पादप जात को। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, जो नेशनल पार्क होता है, NCERT से लिया गया प्रश्न आपका। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है ये दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया कि पादप जात भी उसमें आएंगे, जंतु जात भी आएंगे, और इसके अलावा जो होल इकोसिस्टम है, जो होल इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए भी काम किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और मुख्यतः पादप जात और जंतु जात को दिया जाता है सुरक्षा, लेकिन संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को
सुरक्षा करना ये लक्ष्य होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बेस्ट आंसर है। ए और सी नहीं मानना आपको। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न में डी माना था, पहला और सी तीसरा माना था, लेकिन बीपीएससी ने फाइनल आंसर की संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र माना एज पर एनसीईआरटी। तो राइट आंसर आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या हाइड्रोजन। तो एनसीईआरटी के जो है चैप्टर से, जो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर, वहाँ से ही आपका ये प्रश्न लिया गया है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? और एनसीईआरटी में कई जगह आपको बायोगैस के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? राइट आंसर है मीथेन, CH4 जिसको बोलते हैं। और बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। आप कमेंट कीजिएगा कि बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन पाया जाता है, कितने प्रतिशत मीथेन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की जो अधिकाधिक प्रजातियां होती हैं किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में या बांज के जंगल में? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की जो अधिकाधिक प्रजातियां होती हैं, सबसे ज़्यादा जो निवास करती हैं वो चीड़ का जो जंगल होता है, पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो राइट आंसर ये है 44 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस। तो आपको मालूम है पृथ्वी दिवस पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है, एलिमिनेट कर दीजिए। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, तो इससे भी रिलेटेड नहीं है। किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित जागरूकता। वातावरण यानी पृथ्वी का ही भाग है, तो पृथ्वी का दिवस का संबंध किससे हो जाएगा? वातावरण से संबंधित जागरूकता। एलिमिनेशन पर आधारित आसान प्रश्न था आपके लिए। 45 में राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी साइलेंट वैली आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो शांत घाटी साइलेंट वैली की बात करें तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक, चूंकि पॉल्यूशन आपका इन्वायरमेंट में भी आता है, तो इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है। अम्लीय वर्षा के अंतर्गत क्लास 7th एनसीईआरटी में हमने आपको TRE 3 के लिए भी पढ़ाया था। तो क्लास 7th एनसीईआरटी में अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है SO2, NO2 और CO2 को। तो CO2, SO2 और NO2 तीनों को प्रदूषक माना जाता है अम्लीय वर्षा के लिए। तो राइट आंसर ए और सी है, और इस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? कोयला है, नाभिकीय ईंधन है, पेट्रोलियम है। तो कोयला जो होता है ये अनवीकरणीय होता है। नाभिकीय ईंधन जो होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल आपसे पूछा गया है, और नाभिकीय ईंधन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल होता है। एक बार आप बना लेंगे तो क्या आप उसी को दोबारा पैदा कर लेंगे? उस चीज़ को तो दोबारा नहीं पैदा करने पाएंगे, वो चीज़ खत्म हो जाएगा, यानी ये दोबारा से रिन्यू तो नहीं हो पाया। इसका मतलब नाभिकीय ईंधन क्या है? ये भी अनवीकरणीय है। कोयला भी है, नाभिकीय भी। पेट्रोलियम आपको मालूम है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है इसमें आ जाएंगे, जीवाश्म ईंधन वाले सारे। तो कोयला, पेट्रोलियम ये आपके अनवीकरणीय है, नाभिकीय ईंधन भी अनवीकरणीय। पूछा यहाँ पर आपसे नवीकरणीय पूछा गया, कोई नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, ये तीनों के तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? कहाँ से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत है, सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्सर्जित किया जाता है वो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से किया जाता है। तो 61 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी। तो याद रखिएगा, जो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से सर्वाधिक जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बृहद और उच्च स्रोत है वो है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। और साथ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो समुद्रों से ही स्टार्ट हुई थी, समुद्री पौधों के द्वारा ही स्टार्ट हुई थी। तो समुद्र से स्टार्ट हुई थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी पृथ्वी पर उस समय। अगला प्रश्न आपका है,
निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ पर आराम से एलिमिनेशन करके प्रश्न के उत्तर तक पहुँच सकते थे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बिहार में क्या भगवान महावीर नाम का राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बिहार में केवल और केवल आज के डेट में अगर बात करें तो जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है केवल और केवल एक है, और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के अलावा दूसरा कोई राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर नाम का बिहार में हो सकता नहीं हो सकता। गुंडी तमिलनाडु में हो सकता, आपको नहीं मालूम है। बलपक्रम मेघालय में हो सकता, आपको नहीं मालूम है। लेकिन ऐसे प्रश्न में कभी भी जब आपको नहीं मालूम हो तो जो आपको मालूम हो उसी के साथ में चले जाइए, वही आपका आंसर होता है। राइट आंसर आपका बी है, भगवान महावीर आपका बिहार में नहीं है। और भगवान महावीर जो है वन्यजीव अभयारण्य एवं मोलेन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है गोवा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुंडी तमिलनाडु में है, बलपक्रम मेघालय में है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे जो होते हैं इनके पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, तृतीय उत्पादक में आएंगे। तो यह जो प्रश्न था बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल था अपने टाइम पे, और हमने भी आपको जब इस प्रश्न का उत्तर बताया था, आंसर की बताया था, तो हमने आपको क्या राइट आंसर बताया था? उत्पादक। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं अगर उस टाइम जुड़े होंगे तो आपको मालूम है कि आंसर की में हमने आपको उत्पादक ही बताया था। बहुत जगह पर बहुत सारे आंसर्स बताए गए, लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर माना था वो अंत में उत्पादक ही माना था। तो खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधों का जो मान के चलिए कि जो प्राथमिक रूप से ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और ये जो है प्राथमिक उत्पादक होने के कारण इनको खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का जो पौष्टिक स्तर है वो उत्पादक के रूप में है। और कीटभक्षी इनको कहा क्यों जाता है? क्योंकि इनके ये जिस मृदा में होते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उत्पन्न होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है भक्षण करते हैं किसका? कीटभक्षी का। तो कीटों को खाते हैं, इस वजह से इनको हम कीटभक्षी पौधों के नाम से जानते हैं। और ये अगर हम बात करेंगे तो जो कीटों को खाते हैं तो ये आंशिक रूप से ये पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक रूप से ये जो है हेटेरोट्रॉफ हैं, विषमपोषी हैं। तो आंशिक रूप से ये विषमपोषी हैं, पूर्णतया नहीं है। तो आंशिक रूप से विषमपोषी हैं, पूर्णतया नहीं है। इस वजह से आपका जब भी पूछेगा खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो आपको उत्पादक ही बताना है। क्लियर हो गया ये प्रश्न। जिन भी अभ्यर्थियों को अभी तक डाउट रहा होगा, जिन्होंने उस समय वो वीडियो नहीं देखा होगा, 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। ये भी प्रश्न था जो बहुत ज़्यादा परेशान किया अभ्यर्थियों को। यहाँ पर भी था कि आपने जो भी नॉलेज था आपका, आप उस पर अगर जिद पर अड़ गए कि नहीं वही आंसर मानेंगे, तो वहाँ से आपका गलत हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे शब्दों को चेंज कर दिया गया, डेजर्टी। आपने क्या पढ़ा था? जेरिकोल। आपने सोचा जेरिकोल नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपको प्रश्न को ध्यान देना रहता है किस लैंग्वेज में प्रश्न है। यहाँ पर आपको बात करें तो दूसरे शब्दों में दिया गया, जैसे डेजर्टी वर्ड ऐड कर दिया गया, डेजर्टी। और डेजर्टी शब्द का मतलब आप रेगिस्तान मरुस्थल समझते ही हैं। और यहाँ पर डेजर्टी कोलस है, डेजर्टी मेलिया है, डेजर्टी मल्स है। यहाँ पर जेरी कोल आपने पढ़ा था, कोल वर्ड, यानी इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जेरी कोल। कोल वर्ड है, कोल वर्ड से कोलस, तो डेजर्टी कोलस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यह प्रश्न गलत किया था, जिनको जेरिकोल मालूम था उन्होंने गलत किया था। कारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यह प्रश्न गलत होने में, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार आपको जो है रिजिडिटी आपका प्रश्न गलत करा देती है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर या किसी फैक्ट को लेकर रिजिडिटी है, रिजिडिटी का मतलब है कि आप सोचते हैं कि उसके अलावा कोई अन्य आंसर हो नहीं सकता, इसलिए आपको विचार करना चाहिए। ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, देखा विकल्प में ही नहीं है, सीधे आंसर ई लगा दिया, दोबारा सोचा ही नहीं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु हैं डेजर्टी कोलस कहलाते हैं। डेजर्टी कोलस नहीं दिया रहेगा तो जेरिकोल दिया रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है? अब यह प्रश्न अगर किसी अभ्यर्थी ने हिंदी माध्यम वाले से पढ़ा होगा तो कभी इस प्रश्न का आंसर नहीं लगा सकता है, अनलेस आप अंग्रेजी वाला नहीं पढ़े। तो ऐसे प्रश्न में आपको अंग्रेजी वाला जरूर पढ़ लेना। आप अंग्रेजी में जाएंगे तो आपको मिलेगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आप इससे कनेक्ट करते तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे एसपीएम के बारे में। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका पूरा नाम होता है। कभी भी आप जो नाम अंग्रेजी में जनरेट हुआ आप उसका हिंदी कैसे बता सकते हैं?
ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको अंग्रेजी में जाकर पढ़ना था, अंग्रेजी में आप जाते आराम से मिल जाता। निलंबित कणिका तत्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम को बोलते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम को बोलते हैं। और ऐसे कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए आपको अंग्रेजी वाले से ही प्रश्न को चेक करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला। तो टीआरई 1 का रिपीटेड प्रश्न आपके सामने है, देखा आपने टियारी 1 में भी पूछा गया था सेम सवाल, कौन सी एक खाद्य श्रृंखला। और ये सब बहुत आसान प्रश्न है, कभी भी आसान प्रश्न गलत नहीं करने चाहिए। कठिन प्रश्न तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों से गलत हो सकते हैं, लेकिन आसान प्रश्न अगर आपने गलत किए तो आप बाहर भी हो सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सी एक खाद्य श्रृंखला होती है। घास, हरिण और बाघ। घास को मछली खाएगा, नहीं खाएगा। घास को खरगोश तो खा सकता है, लेकिन हाथी खरगोश को खाएगा, हाथी शाकाहारी है तो ये नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका है घास को हिरन खाएगा और हिरन को खाएगा बाघ। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्तर पर पाई जाती है। पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता पर, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता पर या उत्पादक पर। तो एक खाद्य श्रृंखला में किस पोषक स्तर पर ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होता है, तो ये होता है उत्पादक पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि एक दिशिक प्रभाव होता है, एक दिशिक ऊर्जा का प्रभाव होता है, उत्पादक पे सर्वाधिक रहता है, प्रथम उपभोक्ता पर पहुंचता है तो जो है 90% उत्पादक का जो रहता है वो लॉस हो जाता है, 10% ही प्रथम उपभोक्ता पर ट्रांसफर होता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता पर प्रथम उपभोक्ता का 10% ही ट्रांसफर होता है। फिर तृतीयक उपभोक्ता या उच्चतम पोषक स्तर के जो उपभोक्ता रहते हैं वहाँ पर सबसे कम। तो जब यहाँ पर पूछा गया ऊर्जा स्तर सर्वाधिक किसका है, तो आपको उत्पादक बताना है। अगर पूछता है आपका ऊर्जा स्तर सबसे निम्न किसका है, सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका है, तब आपका आंसर हो जाता उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, जिनको तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पर, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता के स्तर पर ऊर्जा स्तर सबसे लो होता है, सबसे कम होता है। और सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्पादक पर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छितरे हुए घास, वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो ये आपका बायोम वाले चैप्टर से, जैसे इन्वायरमेंट में आपको बायोम भी पढ़ना होता है, ये भूगोल में भी आपने पढ़ा हुआ है बायोम वाला। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको घास का मैदान पूछा जा रहा है, घास का मैदान पूछा जा रहा है। यहाँ वन है, यहाँ वन है, आप नाम से ही एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ तो जंगल है, यहाँ जंगल है, तो कृषि वन, वर्षा वन, ये दोनों घास के मैदान कैसे हो सकते हैं जब नाम ही इनका कृषि वन है, वर्षा वन है। तो इसलिए घास का मैदान आप, अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम था सवाना, तो आप आराम से ए आंसर लगा सकते थे। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, सवाना। राइट आंसर यहाँ पर ए है। और कई बार आप मान लीजिए कि अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिया है तो आप तीसरे पे चले जाइए, फिर आपको चौथा, पांचवा, चौथा तो सोचना नहीं है अगर 2 एलिमिनेट कर दिया जैसे इस प्रश्न में, और फिर इस पर नहीं जाना है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को रहता है कि क्या ये तो नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के जो मैदान होते हैं उनको हम सवाना कहते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के, अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड, ये भी हमने आपको डिस्कस किया डिटेल में एनसीईआरटी की क्लासेस में इन्वायरमेंट की। तो अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड टाइप का जो पाइस्की पिरामिड होता है वो संख्या की पिरामिड में पाया जाता है दोनों, जीवभार की पिरामिड में पाए जाते हैं दोनों। ऊर्जा का पिरामिड एक दिशिक होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा एक दिशिक होता है, एक ही तरफ जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह एक ही तरफ जाएगा, तो अपराइट ही हो सकता है, यानी सीधा हो सकता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। तो उल्टे और सीधे, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के जो पिरामिड होते हैं वो संख्या की पिरामिड, जीवभार की पिरामिड। राइट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए और बी है, ए और बी की वजह से डी आंसर है यहाँ पर। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आज के जो प्रश्न समाप्त हुए। कल हम आपको जो 60 प्रश्न हमने आपको पीआरटी में, पीआरटी में जो हमने टेस्ट लिया था, जो तो यहाँ पर आपको जो हमने 60 क्वेश्चन कराए थे पीआरटी में, जो हमने टेस्ट लिया था टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक। तो टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक के सारे प्रश्नों का हम यहाँ पर संकलन करा देंगे कल आपको, उसका आप दोबारा से टेस्ट दीजिएगा। और उसके बाद परसों से आपको जो है एनसीईआरटी में जो हमने क्लासेस आपको कराई चैप्टर वाइज,
चैप्टर वाइज आपको हम अलग से प्रश्न कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होंगे सारे आपके इस सीरीज में कवर करा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है कितने प्रश्न सही हुए या गलत हुए, जोड़ लीजिएगा कितने प्रश्न आपके टोटल रहे आज के। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। शाम में 8 बजे आपका भूगोल का क्लास आएगा, तो भूगोल का जो MCQ का क्लास है क्लास 10th NCERT पर 8 बजे शाम में आएगा।